हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आपका स्वागत। आज का टॉपिक बीए पार्ट सेकेंड वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो उनका प्रश्न पत्र है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो बिंदु है तुगलक वंश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो ये वंश था, इस वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की गई और तुगलक वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक एक उदार शासक था। उसने हिंदू समाज के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा, हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा। इसके बाद में जब इसका जो बेटा था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक के 5 पुत्र थे और 5 पुत्र में सबसे बड़ा जो पुत्र था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो बचपन का नाम था या उसका अन्य नाम जो था वो जूना खां था। भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है जिस पर इतिहासकारों के विचारों के बीच में उसका व्यक्तित्व एक विवाद का विषय बना है। कुछ इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक को एक अच्छा शासक, एक सफल शासक मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार उसे बुद्धिमान, पागल शासक की उपमा देकर विभूषित करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो अरबी और जो फारसी स्रोत हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के, उनसे हमें प्राप्त होती है। जैसे तारीख फिरोज शाही जो ग्रंथ था मध्यकालीन, उससे हमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल और उसके शासन के विभिन्न जितने भी सोपान थे, उसके द्वारा किए गए कार्य थे, उसके साम्राज्य में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, उनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। एक दूसरा जो प्रमुख ग्रंथ था इब्न बतूता, जो मोरक्को का यात्री था, उसके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है, उससे भी हमें मध्यकालीन भारत के जो ये व्यक्तित्व रहा है मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक रहा है, इसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक का व्यक्तित्व भारतीय इतिहासकारों के बीच एक ऐसा विषय है जिस पर कई सारे तर्क उनके द्वारा दिए गए हैं। सुल्तान ने ऐसे क्या कार्य किए कि उसे कुछ इतिहासकारों के द्वारा दी गई जो बुद्धिमान मूर्ख शासक की उपमा से उसे विभूषित होना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक साहित्य का प्रेमी था, शिक्षित शासक या शिक्षित सुल्तान हम उसको कह सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास का या भारतीय इतिहास का एक ऐसा शासक रहा है जिसका सबसे ज़्यादा साम्राज्य अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जब भारत पर शासन किया तो उसे जब बहुत बड़ा साम्राज्य उसके पिता द्वारा जब उसको दिया गया तो किस प्रकार उसने उस साम्राज्य में क्या क्या व्यवस्थाएं लागू की, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन में 5 ऐसे निर्णय किए या 5 उसकी ऐसी योजनाएं रही जिसके कारण उसका व्यक्तित्व भारतीय इतिहासकारों के बीच एक तर्क की कसौटी पर या उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों को लेकर इतिहासकारों में उसके व्यक्तित्व को लेकर मतैक्य नहीं है। अलग अलग तर्क उसके व्यक्तित्व के विषय में किए जाते हैं, तो आज हम उन पर चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे क्या काम किए, तो उसकी सबसे पहला जो उसकी योजना थी वो था राजधानी परिवर्तन या राजधानी स्थानांतरण। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो उसकी राजधानी थी दिल्ली, उस दिल्ली से उस राजधानी को बदला, चेंज किया और राजधानी को दौलताबाद में स्थानांतरित किया।
दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी परिवर्तन उसके द्वारा किया गया, उसके पीछे उसका क्या तर्क था, उसका क्या मानना था, या उसने क्यों ऐसा किया। तो सबसे पहला जो कारण था वो ये था कि दक्षिण के अंदर जो देवगिरी स्थित था, उस देवगिरी को वो अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, यानी उसकी साम्राज्यवादी नीति हमें यहाँ देखने को मिलती है। और यह जो योजना उसके द्वारा लागू की गई, उस योजना के को लागू करने में उसके द्वारा, सुल्तान के द्वारा संपूर्ण राज्य के प्रसाधन लगाए गए, जैसे सड़कों का निर्माण करवाया गया, कई जगह यात्रियों को कष्ट नहीं हो तो विश्रामशालाएं, भोजनालय और पेड़ पौधे इत्यादि लगाए गए। तो राजधानी जब परिवर्तित की गई तो सुल्तान की इस योजना का महत्व या उसका जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को जनता समझ नहीं पाई और ये योजना असफल हो जाती है। तो पहला उसका जो प्रयोग था राजधानी परिवर्तन, वो राजधानी परिवर्तन प्रयोग असफल रहा। दूसरा जो उसका प्रयोग था वो था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, यानी जो प्रचलित मुद्रा थी उस मुद्रा को बदलकर और अन्य मुद्रा का राज्यादेश देकर उसके द्वारा लागू करवाना, ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसके द्वारा किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के जो सिक्के उस समय प्रचलित थे, उन सिक्के के स्थान पर उसने ताम्र यानी तांबे की मुद्रा का उसने प्रचलन करवाया और उसका उद्देश्य जो था इस मुद्रा प्रचलन में वो सोने चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं का नष्ट होने से बचाना था। उसका बहुत बड़ा इसके पीछे एक लॉजिक तर्क था। तो इस प्रकार जब सुल्तान ने ये सांकेतिक मुद्रा का आदेश दिया तो जनता भी इस योजना का महत्व समझ नहीं पाई और उल्टा जनता ने सुल्तान को ठगने का अर्थ कि प्रत्येक हिंदू का घर या प्रत्येक जो उसके राज्य में थे, उन हर घर के अंदर एक टकसाल बन गई और लोग जो चांदी के जो सिक्के थे, तांबे के सिक्के, उनको घर पे ढालने लगे। और कहते हैं कि दौलताबाद के चारों तरफ जो था वो इन नकली सिक्कों का ढेर हो गया था उस समय। तो इस प्रकार जो दूसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा, इसके महत्व को भी जनता नहीं समझ पाई और अंततोगत्वा इस योजना को आगे चलकर, कालांतर में आगे चलकर सुल्तान ने वापस को बदला और फिर जब सुल्तान ने ऐसे आदेश दिए तो वापस पुनः जनता ने सुल्तान को ठगा। इससे क्या प्रभाव पड़ा कि राजकोष जो था वो उसका राजकोष पूरा खाली हो चुका था। तीसरी जो उसकी योजना थी वो थी खुरासान का विजय अभियान। ये सुल्तान का तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य उसने किया। इसके तहत सुल्तान ने मध्य एशिया के अंदर जो स्थित खुरासान राज्य में जो उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर वहाँ कब्जा करने की सोची। ये सुल्तान की तीसरी योजना थी। राज्य के समस्त संसाधन इस योजना के लिए सुल्तान द्वारा लगा दिए गए, तो जाहिर है राजकोष पर बुरा असर पड़ा ही होगा। और अंत में सुल्तान द्वारा आदेश जारी कर और जो सैनिक थे उन सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी इस योजना के तहत दिया गया। और कालांतर में वहाँ पर जब ये योजना लागू नहीं हो सकी तो इस योजना को सुल्तान को वापस लेना पड़ा और इस योजना के विफल होने से राजकोष पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। तो जो तीसरी योजना थी खुरासान का जो विजय अभियान था वो लागू नहीं होने के कारण और इस योजना से भी राजकोष को, सुल्तान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। एक अन्य योजना जो थी उसकी वो थी कराची का अभियान। कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित जो हिमाचल का विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को दबाने के लिए, उसको विजित करने के उद्देश्य से सुल्तान ने वहाँ पर अपनी सेना को भेजा। लेकिन कुछ आरंभिक सफलता मिलने के बाद सुल्तान को वहाँ भारी जनधन हानि उठानी पड़ी और इस योजना के तहत सुल्तान को काफ़ी नुकसान हुआ। तो जो उसका चौथा प्लान था या चौथी योजना थी कराची का जो अभियान था वो भी उसको वहाँ से भी उसे निराशाजनक लगी। एक अंतिम जो उसकी योजना थी दोआब में कर वृद्धि योजना को लागू करने के पीछे राजकोष को समृद्ध बनाना था, क्योंकि ये जितनी भी योजनाएं लागू की गई इनमें अपार
धन खर्च किया गया था जिससे राजकोष पर बुरा असर पड़ा। तो दोआब में कर वृद्धि योजना सुल्तान द्वारा लागू की गई। जो दोआब का प्रदेश था वो उर्वरक प्रदेश था और सुल्तान का मानना था कि यहाँ से जनता आसानी से मुझे कर अदा कर सकती है। तो सुल्तान ने एक राज्यादेश निकालकर दोआब में करों को बढ़ाया, कर वृद्धि की, लेकिन इसमें भी यही परिणाम निकल कर आया कि ये योजना भी अंततः विफल हुई। चूंकि इसी समय जब सुल्तान ने ये योजना लागू की तो भयंकर अकाल और दुर्भिक्ष का सामना जनता को करना पड़ा, जिससे जनता योजना को स्थापित करने के उद्देश्य को नहीं समझ पाई और इस योजना से भी सुल्तान को अंततः निराशा ही हाथ लगी। यद्यपि सुल्तान ने एक कृषि विभाग का गठन भी करवाया, दीवान-ए-अमीर कोही के नाम से कृषि विभाग को भी लागू किया, लेकिन सरकार के जो सफल संरक्षण के अभाव में ये योजना भी अंततः जाती रही और इससे भी सुल्तान को नुकसान उठाना पड़ा और आगे चलकर कालांतर में ये योजना विफल हुई। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन रहा है 1325 से 1351 ईस्वी के मध्य, जो उसने राज्य संभालने के उपरांत जो ये योजनाएं, जो ये प्लान्स लागू किए गए, ये अंततः विफल रहे और इसके पीछे जो सुल्तान का उद्देश्य था उसको जनता समझ नहीं पाई और अंततः उसे निराश होना पड़ा। तो उसके द्वारा लागू की गई इन योजनाओं के कारण ही उसे बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में उसको जो संज्ञा दी जाती है वो इन्हीं योजनाओं के कारण दी जाती है। इस वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में बात की है, उसकी क्या योजनाएं थी। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले बिंदु के साथ। धन्यवाद।